हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैथ यानी गणित का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 फरवरी 2025 मैथ के परीक्षा के लिए। क्योंकि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 का रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी 2025 से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 17 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम होगा और 18 तारीख को आप लोग का मैथ यानी गणित का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग 18 फरवरी परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो मैथ का विषय कोड यहाँ पर रहेगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 110 एंड 210 यानी प्रथम पाली में 110 रहेगा, द्वितीय पाली में 210 रहेगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है पूरे 100 नंबर का होगा मैथ का और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी टोटल 138 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से आधा प्रश्न का ही आंसर देना है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। बताना है यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे और उनका मौसा निकालेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आता है। आपको याद रखना है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है √2 है 1। बताना है कि √2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए यह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √2, √5, √7 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल कोई भी संख्या अगर रूट में है, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरमेय संख्या हो जाएगा। यानी √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। अब बताना है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है। √7 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और सी ऑप्शन देखिए √16/25 दिया गया है। तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है और 25 का भी वर्गमूल 5 होता है। यानी ये रूट से बाहर हो जाएगा, 4/5 आएगा। तो 4/5 कौन सी संख्या है, तो परमेय संख्या हो जाएगा। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, √16/25 एक परमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरमेय संख्या है। यानी कौन परमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी परमेय संख्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ अपने मतलब कि 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा। तो 11 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। यहाँ पर समपूर्णांक का रूप पूछा गया है कि कौन समपूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इसमें सभी में p है, तो p की जगह पर हम 1 रख कर चेक करेंगे। 1 से नहीं होगा तो 2 रख कर चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 रख कर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या का रूप होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1 रख कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये 2 एकम 2 और 2 1 3 हो जाएगा। 3 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, ये तो गलत है, यानी सम संख्या पूछा गया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 1 प्लस में 1 हो जाएगा यानी 2। 2 कौन सी संख्या है, तो 2 सम संख्या है। तो इसका आंसर तो यही होगा, बट यहाँ पर डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और पी की जगह पर 1 रखेंगे यानी 2 एकम 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आंसर तो 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। तो आइए अब हम लोग 2 रख कर चेक करते हैं।
तो यहाँ पर 2 रख कर चेक करेंगे सी और डी ऑप्शन को। ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका आंसर ये नहीं होगा। सी और डी को चेक कर लेते हैं 2 रख कर। तो यहाँ पर देखिए पी के जगह पर 2 रखेंगे +1 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और गुना पी के जगह पर 2 रखेंगे यानी 4 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि सम पूर्णांक पूछा गया है, 3 सम संख्या नहीं है, 4 यहाँ पर ये सम संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 2p यहाँ पर कौन सी संख्या है? सम संख्या, यानी सम पूर्णांक का रूप कौन होगा? 2p। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन भी वहीं पूछा गया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो एक रख कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 प्लस में 2 यानी 6 हो जाएगा। 6 कौन सी संख्या है? तो 6 यहाँ पर सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर विषम संख्या पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 और m के जगह पर वहाँ रखेंगे यानी 4 एकम 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 कौन सी संख्या? सम संख्या है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 4 गुना m के जगह पर 1 रखेंगे +1 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 एक 5 हो जाएगा। 5 कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है, यानी राइट आंसर सी में दिया गया है। विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो 4m + 1 विषम पूर्णांक का रूप है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF जो होता है 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ये संख्या दिया गया है, बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 1 3 1 1 3 इस तरह से दिया गया है, यानी यहाँ पर 1 और 3 दो ही संख्या है, दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो ए बी का जब लॉसा निकालेंगे तो ए बी ही हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2,10,20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले लॉसा निकालेंगे, उसके बाद मौसा निकालेंगे, और दोनों का जब अनुपात करेंगे तो 10:1 आएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a होता है। -b के जगह पर यहाँ पर +a है, यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और बट्टा में a के जगह पर कितना है? c है, तो c हो जाएगा, यानी -a/c इसका राइट आंसर होगा, जो कि b में दिया गया है। -a/c ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग दिया गया है 5 एंड गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सबसे पहले तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद का फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूला से बनाएंगे। x² है तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जब पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, और 5 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का जब पर 12 दिया गया है तो 12 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। बहुपद क्या होगा? x² - 5x + 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद होता है। राइट आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद दिया गया है, इसके मूल हो तो 3α + 3β का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों में 3 है, 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर ये 3 गुना -b के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, और a के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 × 12 हो जाएगा, यानी 12 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है,
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है, तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी के जगह पर 5 दिया गया है तो -5 हो जाएगा, बट्टा में ए के जगह पर ए होता है एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यानी -5/1 का मतलब होता है -5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला सी बाई ए होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -बी बाई ए होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष से जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। तो x का मान 0 होना चाहिए, तो y का मान 2 हो जाएगा और x का मान 0 हो जाएगा, यानी 0,2 होगा। राइट आंसर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हैं तो हलों की संख्या क्या होगा। तो अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो हलों की संख्या कितना होगा, तो सिर्फ एक हल होगा। आपको याद रखना है, सिर्फ एक हल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि समीकरण दिया गया है, दो समीकरण, कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, कोई हल नहीं है तो, यानी A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब कोई हल नहीं होता है। इसी फार्मूला से निकालेंगे आंसर। A1 के जगह पर कितना है तो 3 है, A2 के जगह पर कितना है तो 6 है, बराबर B1 के जगह पर -1, B2 के जगह पर -2 और बराबर नहीं होगा C1 के जगह पर 5, C2 के जगह पर कितना है के है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दो स्टेप को तिरछे गुना कर लेंगे, यानी के में 1 से गुना करेंगे तो के हो जाएगा और बराबर नहीं होगा 5 दूना 10, तो के बराबर नहीं होगा 10 के, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, के बराबर नहीं होगा 10। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसका बताना है कि कितना हल होगा। तो वहीं फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर रखेंगे। A1 के जगह पर x है, यानी x के जगह पर कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और A2 के जगह पर 3 हो जाएगा, बराबर B1 के जगह पर 2 दिया गया है, B2 के जगह पर 12, C1 के जगह पर 5 है, C2 के जगह पर 10 है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि कितना हल होगा। तो यहाँ पर ये कटेगा, यानी 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर ये 2 तिहाई 6, यानी 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बराबर 5 दूना 10, यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसका कितना हल होगा देखिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका कितना हल होगा। तो यहीं पर देखिए ये बराबर नहीं है, यानी जब बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो एक हल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यहाँ पर समीकरण दिया गया है, अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। अनगिनत हल कब होता है, तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है। तो उसी फार्मूला से निकालेंगे। A1 के जगह पर 1, A2 के जगह पर कितना दिया गया है 5 दिया गया है, 5 हो जाएगा। B1 के जगह पर 2, B2 के जगह पर कितना है के है, C1 के जगह पर कितना है 3 है, C2 के जगह पर 15 है। बस हमें यही 2 स्टेप तिरछे गुना कर लेना है। के में 1 से करेंगे के हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। के बराबर 10 होगा। ऑप्शन नंबर, यानी के का मान पूछा गया है तो के का मान 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति बताना है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति पूछा गया है, तो परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण जो है
वह मूल, वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक और असमान पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आइए निकाल लेते हैं। यानी डी का जो मान है वह छोटा होना चाहिए यहाँ पर 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर बी के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुना ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर के है और सी के जगह पर कितना है 1 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और माइनस ये गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -4 के बराबर हो जाएगा और ये +16 है, इधर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 चौका 16, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर के बराबर 4 नहीं होगा लेकिन 4 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक तथा असमान है, तो वास्तविक तथा असमान कब होता है, तो अभी हम बताए हैं जब यहाँ पर 0 से छोटा होना चाहिए डी का मान, तब यहाँ पर वास्तविक तथा असमान होता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है के जो है वह छोटा होगा 4 से, यानी 4 बड़ा होगा के से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा, नहीं पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर यह जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर x का पावर 2 नहीं आएगा। बाकी इसमें भी यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो x का पावर 2 आएगा, इसको भी x का पावर 2 आएगा, यहाँ पर भी x का पावर 2 है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर 2 नहीं आएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इस नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। तो विविधकर पूछा जाएगा या विवेचक पूछा जाएगा, दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए सी, 4 गुना ए सी होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए बी के जगह पर कितना है -15 है, -15 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -4ac होता है, तो 4 गुना ए के जगह पर कितना है तो 1 है और सी के जगह पर कितना है 50 है। तो यहाँ पर -15 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 225 आ जाएगा और -50 चौका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका विविधकर कितना होगा 25 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण दिया गया इसका एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल पूछा गया है, तो दूसरा मूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। राइट आंसर डी में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जब समानांतर श्रेणी के प्रथम पद दिया गया है 2 तथा सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होगा। एपी के 3 पद पूछा गया है, तो a1 के जगह पर क्या होता है, a1 यानी प्रथम पद होता है, प्रथम पद के जगह पर 2 दिया गया है तो a1 के जगह पर 2 हो जाएगा। अब हमें a2 निकालना है, तो a2 का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो a प्लस में यहाँ पर d होता है। a के जगह पर कितना है 2 है, प्लस d के जगह पर 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a3 निकालेंगे, तो a3 का फार्मूला होता है a प्लस में 2d होता है, यानी एक घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर a के जगह पर कितना है, प्रथम पद 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा, गुना डी के जगह पर सारवंतर 3 दिया गया है, 2 गुना यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसे देखिए, यहाँ पर 2 दिया गया है यानी a प्लस 2 गुना यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, तो 2 और प्लस में 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी तीसरा पद कितना आया 8 आया। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद 2 है तो 2 कोमा द्वितीय पद 5 है, तृतीय पद क्या है 8 है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम 3 पद 2 कोमा 5 कोमा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, समानांतर श्रेणी का बारहवां पद क्या होगा। तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में बारहवां पद यानी 11d लिखेंगे। a के जगह पर 5 है और प्लस में
11 गुना डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा, तो 5 + 11 तो ये 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर 33 अब 5 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ पर 38। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एंड सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल पूछा गया है। तो इसका फार्मूला ही होता है, n पदों का योगफल का फार्मूला पूछा गया है। तो योगफल का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, जो कि राइट आंसर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 5 यानी 2 5 बार आएगा और गुना 3 1 बार आएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सार्वंतर यानी डी का मान समान होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये समानांतर श्रेणी में नहीं है तीनों, ऑप्शन नंबर बी समानांतर श्रेणी में है। इसका डी का मान निकाल लेंगे आसानी से, a2 - a1 करके निकालेंगे तो डी का मान सभी का समान आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका कथन यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। बताना है कि किसका कथन है, किसने कहा था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किनका कथन है, थेल्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन पूछा गया है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। राइट आंसर बी में दिया गया है। फार्मूला भी पूछा जाता है डायरेक्ट, लगभग 10 नंबर का फार्मूला ही पूछा जाता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 616 सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। राइट आंसर बी में दिया गया है। 34 है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr²। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला पूछा गया है। तो L + f1 - f0 बटा होता है 2f1 - f0 - f2। राइट आंसर सी में दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 13 और 19 के बीच का समानांतर माध्य पूछा गया है। तो यहाँ पर a + b/2 हो जाएगा। a के जगह पर 13 है, b के जगह पर 19 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 13 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 1 3 हो जाएगा, 32/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32, 16 राइट आंसर आएगा। 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देख लिए, 37 नंबर देखते हैं। 36 का राइट आंसर बी आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बहुलक पूछा गया है। बहुलक क्या होगा, तो बहुलक निकालने के लिए जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा। इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, देखिए तो सबसे ज़्यादा बार संख्या जो रिपीट हुआ है वह 2 हुआ है, तो 2 बहुलक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध क्या होगा। संबंध पूछा गया है, तो इसका संबंध क्या होता है x - z = 3 × x - y, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखेंगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ही पूछा गया है, इसका माध्य बताना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। 5 संख्या है, बट्टा में 5 हो जाएगा, इसे जोड़ लेते हैं। 5 4 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 3 15 हो जाएगा। तो 15 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 तिहाई 15 है, यानी इसका यहाँ पर माध्य पूछा गया, माध्य कितना है तो 3 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है,
किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासा फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं संख्या में से आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इनमें कौन कौन सम संख्या है, 2 हैं, 4 हैं, उसके बाद 6 हैं, यानी 3 सम संख्या है तो 3/6 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती हैं 1 होती हैं। 1/3 इसकी प्रायिकता होगी, 0.3 इसकी भी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से छोटा है। 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, इसकी भी प्रायिकता होगी, लेकिन इसकी प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 में 6 से भाग देंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी 1 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये देखिए ग्राफ प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर ये प्लस है और फिर इसमें माइनस दिया गया है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह बिंदु जो है वह चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिंदु P में दिया गया है -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है। इसका फार्मूला होता है x² + y², -6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 8 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 43 नंबर का डी आ जाएगा, 10 इकाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है, इसका बीच का दूरी पूछा गया है। तो √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र का। इस फार्मूला से निकालेंगे तो राइट आंसर 4√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 है कि x अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी। x अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो x अक्ष से दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 नंबर का। देखिए तो x अक्ष से दूरी पूछा गया है तो y का मान होगा, y का मान 5 दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, √x² + y² होता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है, √x² + y²। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक का निर्देशांक पूछा गया है, तो इसका फार्मूला ही होता है, केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, यानी राइट आंसर डी में दिया गया है। ये फार्मूला ही होता है, याद रखिएगा, केंद्रक का नियामक का ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, यहाँ पर रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2,4। 49 है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि sin A बराबर यानी sin थीटा बराबर दिया गया है 3/4, तो cos A यानी cos थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, यानी B/H होता है, B/H होता है। तो यहाँ पर sin थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कोण, यानी P के जगह पर कितना दिया गया है 3 दिया गया है और H यानी कोण के जगह पर 4 है। तो हमें B निकालना है क्योंकि यहाँ पर cos थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा कोण होता है, तो हमें आधार निकालना है। आधार निकालेंगे तो आधार का फार्मूला होता है √कोण² - लंब²। कोण की जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो बी के जगह पर कितना आया 7 आया। तो cos थीटा का मान बताना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। आधार के जगह पर अभी यहाँ पर √7 है और बट्टा में h के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो √7/4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, √7/4
4 cos थीटा का मान होगा। तो इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं और 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक 50 क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।